नेक्स्ट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसके अंदर जब आप बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं तो कैटाइन एक तरफ भागते हैं, एनाइन दूसरी तरफ भागते हैं। कैटाइन जहां भागेंगे उसे कैथोड बोलते हैं, एनाइन जहां भागेंगे उसे हम एनोड बोलते हैं। और जब कैटाइन कैथोड पे भागेंगे तो वहां पर होगा रिडक्शन, एनाइन जब एनोड पे भागेंगे तो वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के दौरान वहां पर कितना क्वांटिटी में ये डिपॉजिट होंगे ये भी हमको पता है बाय द फैराडे लॉ, राइट। अब हम उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितना कंडक्टेंस होगा, मतलब वो कितना कंडक्टिविटी रखेगा। तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए ये जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। जब भी हम बोलते हैं ना कंडक्टर, कंडक्टर दो टाइप से बोले जाते हैं। एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का मतलब जैसे कि उसके अंदर आगे मेटल्स, मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। दूसरा जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना। और इसके अलावा कई सारे और भी ऐसे मिनरल्स आपको मिलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, यही जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। अच्छा, यहां पर कौन इन्वॉल्व होता है, जैसे मेटल में कौन इन्वॉल्व होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व होता है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ऑब्वियसली इसमें कौन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्री आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, फ्री आयंस, जिसमें कैटाइंस भी होते हैं एंड नेगेटिव आयंस भी होते हैं, मतलब कैटाइंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एनायंस वो होते हैं। तो कंडक्टर दो टाइप के, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसमें मेटल्स आ जाते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है वो इलेक्ट्रोलाइट फ्री आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, मेटल्स, इन सब के बारे में तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही बात करना शुरू कर दी थी। हमको ये सब क्लास 8, 9, 10th में यही सब पढ़ाया जाता था, इनफैक्ट 11th तक भी यही था। इलेक्ट्रोलाइटिक का अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ये किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था, आपको शायद याद होगा, फिजिक्स में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर आपने पढ़ा था कि जो मेटल है, मेटल की कंडक्टिविटी की वजह क्या होती है, एक तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, याद है आपको, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ता चला जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है ना। दूसरा मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, कई मेटल ऐसे होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों को इजीली गुजरना आसान होता है, कई में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। एनीवेज, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन कौन से वो फैक्टर हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं एंड कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वीक होते हैं, है ना। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका कंडक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज्यादा होता है। दे हैव हाई कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का हाई कंडक्शन होता है। जबकि अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उनका लो कंडक्शन होता है, मतलब वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, दे डिकम्पोज, ये जो होते हैं ना, दे डिकम्पोज कंप्लीटली, दे डिकम्पोज कंप्लीटली। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं डिकम्पोज इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली, ये इनकम्प्लीटली डिकम्पोज होते हैं। अब उससे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली तो दे विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ, या फिर बोल सकते हैं दे विल प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ आयंस। क्योंकि जो पूरी तरीके से डिकम्पोज होगा वो ज्यादा आयन क्रिएट करेगा, और जो इनकम्प्लीटली डिकम्पोज होगा प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ आयंस। अब आप एक चीज सोचो, जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ज्यादा तो कंडक्टिविटी होगी, है ना।
उतनी ज्यादा तो उनकी कंडक्टिविटी होगी, और जितने कम आयंस होंगे उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छा कंडक्टर का काम कर पाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिकम्पोज होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर पाते हैं, और वही आयंस बाद में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। वीक, कम डिकम्पोज होते हैं, इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि कम आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन। दूसरा है साइज ऑफ आयन। अब ये जो साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस हुआ है, साइज ऑफ आयन, इसके साथ रिलेशन ये है कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। अब आप एक चीज सोचो, एक छोटा आयन है, उसको मूव करना ज्यादा आसान रहेगा या एक बड़े आयन को मूव करना ज्यादा आसान रहेगा? आप एक चीज सोचिए, छोटे को मूव करना ज्यादा आसान रहेगा या बड़े को? ऑब्वियसली छोटे को, है ना। तो इसलिए ये जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आयंस में तो ब्रेक डाउन हो गए, और अगर आयंस का साइज छोटा हुआ तो उनका मूवमेंट काफी आसान हो जाता है, तो इस वजह से कंडक्शन बढ़ जाता है। और अगर बड़े आयंस रहेंगे तो उनका मूव करना मुश्किल होगा, उतना आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से उनका जो कंडक्शन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी एक वजह यहां पर भी है कि ये जो आयन जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन प्रोसेस हो जाता है। सॉल्वेशन प्रोसेस, सॉल्वेशन का मतलब यहां पर क्या हो गया कि देखिए, ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाएंगे, तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, तो इस वजह से इसको मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर आयन छोटा होगा तो इसके आजू बाजू सॉल्वेशन कम होगा, है ना। आप एक चीज सोचो कि ये दो यहां पर आयन है, एक के ऊपर कम सॉल्वेशन हुआ है, एक के ऊपर ज्यादा सॉल्वेशन हुआ, तो साइज ऑफ आयन बड़ा रहेगा अगर, तो उसके ऊपर सॉल्वेशन ज्यादा होता है। सॉल्वेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स उसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज छोटा होगा तो सॉल्वेशन भी कम होगा, है ना। तो साइज ऑफ आयन बढ़ जाने से कंडक्शन कम हो जाता है। तीसरी चीज डिपेंड करती है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर सॉल्वेंट पोलार रहा, अगर सॉल्वेंट पोलार हुआ, तो इन दैट केस ये जो आयंस होते हैं ये इजीली प्रोड्यूस हो पाते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट अगर पोलार रहा तो आयनाइजेशन एक ग्रेटर एक्सटेंट पे होता है, आयनाइजेशन एक ग्रेटर एक्सटेंट पे होता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस हो पाते हैं। जैसे NaCl ले लो, NaCl को हम पानी में डालेंगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, क्या हुआ? आयनाइजेशन हो गया। लेकिन उसी नमक को अगर मैं तेल में डालूंगा तो इजीली Na प्लस और Cl माइनस सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो सॉल्वेंट जब पोलर रहता है तो ग्रेटर आयनाइजेशन होता है, और अगर ग्रेटर आयनाइजेशन होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, है ना, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, ग्रेटर कंडक्टेंस, क्योंकि जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो सॉल्वेंट अगर पोलर है तो ग्रेटर आयनाइजेशन, सो ग्रेटर कंडक्टेंस। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो, अगर नॉन पोलर है तो जहां जहां ग्रेटर है वहां पे लेस कर दो, लेस आयनाइजेशन एंड लेस कंडक्टेंस। एक और चीज, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? आपको याद होगा, विस्कोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज लिक्विड फ्रिक्शन। जानते हैं ना विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड फ्रिक्शन। तो जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसमें आयंस इजीली मूव कर नहीं पाएंगे, और अगर आयन मूव कर नहीं पाएंगे तो कंडक्टेंस लेस होगा। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस, की जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। जैसे आप ले लो हनी, शहद हो गया, शहद में आयंस का फ्लो करना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपने क्या किया कि NaCl को नमक को आपने इसमें डाल दिया, हनी में डाल दिया, अब आप कंडक्टेंस कराने को जा रहे हैं, तो ऐसे में आयंस का मूव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है जिस सॉल्वेंट की, उसके अंदर कंडक्टेंस ज्यादा होने लगता है, क्योंकि इजीली वो फ्लो कर पाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होता है, उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होता है। तो लिख देते हैं यहां पे कि कंडक्टेंस, इस मामले में कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके मन में ये आएगा, अरे सर ये क्या बात हुई? देखो,
ये देखो एक एग्जांपल के लिए, सपोज ये एक पानी का बर्तन है, ये 10 लीटर का वाटर है। इस 10 लीटर के वाटर में मैंने सपोज 1 स्पून नमक डाल दिया। सेम बर्तन, सेम 10 लीटर का पानी, इसमें मैंने 2 स्पून डाल दिया नमक का, है ना। आपके दिमाग में आएगा सर आपने इसमें 1 स्पून डाला है तो इसमें लेस इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि लेस आयन, मैं आयन की बात कर रहा हूं, तो सर इसमें लेस आयन रहेंगे, है ना। अगर आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच NaCl, तो इसमें लेस आयन रहेंगे। एंड इसमें 2 स्पून डाला है NaCl, इसका मतलब यहां पर मोर आयन रहेंगे। तो इसका मतलब कंडक्टेंस तो सेकंड वाले का ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट वाले से। लेकिन आप तो सर उल्टा कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाने पर कंडक्टेंस कम हो जाता है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए है, अगर आप 2 चम्मच NaCl डाल दोगे तो ये जो जगह है वो जरूरत से ज्यादा भर जाएगी। मतलब कि अगर NaCl अब 2 स्पून में आपने अगर 2 चम्मच NaCl डाला तो आप देखोगे कि डबल संख्या Na प्लस की है और डबल संख्या Cl माइनस की है, देख रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, इस 1 स्पून की जगह हम लोग लिख देते हैं लेट्स से कि 100 पार्टिकल्स, आप लिख देते हैं कि 100 मॉलिक्यूल आपने NaCl डाला, और सेकंड केस में आपने लेट्स से 200 डाला, ठीक है। स्पून हटाओ, स्पून की जगह हम लोग ले लेते हैं 200 पार्टिकल्स, सो दिस इज 200। तो आप नोटिस करो कि 200 यहां पर सेकंड केस में 200 Na प्लस हो जाएंगे एंड यहां पर 200 Cl माइनस हो जाएंगे, तो टोटल मिला जुला के यहां पर 400 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि फर्स्ट वाले केस में 100 Na प्लस है एंड 100 Cl माइनस है, तो टोटल कितने हो गए? 200 हो गए, है ना। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर देखो फर्स्ट केस में तो 200 ही आयन प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए, दूसरे में तो 400 आयन प्रोड्यूस हुए हैं, तो ज्यादा करना चाहिए, पर आप तो उल्टा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड वाले केस में आपने जरूरत से ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर दिए हैं, इसमें उनका जो मूवमेंट होगा वो मुश्किल हो जाएगा, उनका जो मूवमेंट होगा वो मुश्किल हो जाएगा। आप एक चीज समझो, जैसे सपोज करो ये एक रूम है, ये एक रूम है, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ ईंटें रखी हुई हैं, यहाँ पर ढेर सारी आपने ईंटें रखी हुई हैं, और आपने एक बंदे को बोला कि एक काम करो, ये राइट साइड से ईंट उठाओ और इसको लेफ्ट साइड में यहाँ रख दो, ऐसा करके, ठीक है। आपने एक आदमी को काम पे लगाया, आपने सोचा कि ये बंदा स्लो कर रहा है, चलो एक और को हायर करके रखता हूं मैं, ठीक है। आपने एक और को हायर कर दिया, अब आपने देखा कि आपका काम डबल हो रहा है, वेरी गुड। फिर आपने एक तीसरे को हायर कर दिया, आपने देखा काम ट्रिपल हो रहा है। आपके दिमाग में आया कि मैं जितने ज्यादा लोगों को बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर सामान वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, वेरी गुड। आप बढ़ाते चला गए, बढ़ते चला गए, और आपने इस रूम के अंदर 1000 लोगों को भर दिया, 1000 लोगों को इसके अंदर भर दिया। अब इस रूम में लोग इतने टाइटली पैक्ड हो चुके हैं, ठसाठस लोग भर चुके हैं एक दूसरे के, कि अब वो मूव ही नहीं कर पा रहे। आप एक चीज सोचो, जरूरत से ज्यादा लोगों को रखोगे यहां पर काम पे तो इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि लोग एक्चुअली मूव नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने सोचा था क्या वो पॉसिबल होगा? एक जगह से सामान उठाना और दूसरी जगह लेके जाना है, क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा। तो जब जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो कंडक्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि आयंस फिर उतना इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, आयंस उतना इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या? टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक तो टेम्परेचर बढ़ा देने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड दूसरी चीज वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से क्या होगा कि जगह बन जाएगी, तो ये लोग मूव कर पाएंगे। लोग मतलब पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पार्टिकल इजीली मूव कर पाएंगे। एंड दूसरा ये होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है, और उस एनर्जी की वजह से भी वो इजीली मूव कर सकते हैं ना। तो पांचवा जो केस है वो है टेम्परेचर, पांचवा केस है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से जो कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। कब? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर से आप एक चीज ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर एक तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसान हो गया। हाँ, और इसमें ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ा देने से ना डिकम्पोजिशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो बढ़ जाता है ना। क्योंकि पार्टिकल्स को अगर डिसोसिएट करना है, जैसे NaCl को अगर आपको डिसोसिएट करना है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो इन दैट केस आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से डिसोसिएशन ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली, ज्यादा भी नहीं स्लाइटली। तो इस वजह से टेम्परेचर ओवरऑल कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है, कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्टर थे जिस पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है।